तो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल आज पढ़ते हैं हम लोग डीएनएस के बारे में। ठीक है, एग्जैक्टली डीएनएस क्या है, क्योंकि नेटवर्किंग में डीएनएस जो सर्विस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो डेटाबेसेस जो होता है हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूट मैनर में हमारा रिजॉल्व होता है। जैसे कि एग्जांपल कि वर्ल्ड वाइड जो डेटाबेसेस, जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी हमारे डोमेन कंट्रोलर है, इन सभी का डेटाबेसेस हमारा डीएनएस रिजॉल्व करता है। क्योंकि डीएनएस का मेन काम होता है होस्ट नेम कन्वर्ट टू होस्ट नेम इनटू द आईपी एड्रेसेस एंड आईपी एड्रेसेस इनटू द होस्ट नेम। क्यों? क्योंकि जैसे वर्ल्ड वाइड हम किसी भी वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, जैसे लाइक google.com हो गया, gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, है ना। ये जो जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं, इन सभी का होस्ट नेम हमें याद रहता है। लेकिन नेटवर्किंग में होस्ट नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे आप किसी को कॉल करते हो, जैसे आपको मुझे कॉल करना है और आपने मेरा नंबर सेव करके रखा है, तो आप अपने फोन पे क्या सर्च करते हो? सर का नाम, मेरा नाम सर्च करते हो और डायरेक्टली कॉल कर देते हो। सो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ कि मेरा नंबर याद रखो, तो शायद थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन नाम इजीली याद रह सकता है। सेम चीजें हमारे ऐसा ही डोमेन में होता है कि वेब सर्वर जितने भी होते हैं, इन वेब सर्वर्स का नाम हमें बहुत इजीली याद हो सकता है, लेकिन उसका आईपी एड्रेसेस याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही रीजंस होता है कि हमारा डीएनएस काम करता है। जैसे हम लोग अपने फोन में फोन बुक होता है हमारा, एड्रेस कॉन्टेक्ट लिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर हम नाम को सर्च करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है, हमारा नंबर डायल होता है। जब आपका आपके नंबर से मुझे कॉल आएगा, लेकिन मुझे डिस्प्ले क्या होगा, आपका नाम। यानी कि पहले आपने जब कॉल किया तो वहां पे क्या कन्वर्ट हो रहा था, होस्ट नेम टू आईपी, यानी होस्ट नेम टू नंबर। लेकिन जब आपने कॉल कर लिया और मुझे कॉल आ रहा है, तो कॉल किससे आ रहा है, नंबर से, और डिस्प्ले क्या हो रहा है, नेम। तो इस लेवल पे हमारा क्या रिजोल्यूशन होगा, नंबर टू होस्ट नेम। सेम चीजें हमारा डीएनएस भी यही करता है। जब हम लोग yahoo.com हम सर्च करते हैं बाहर में, हमारे जो भी हमारा ब्राउजर है वहां पर, तो हमारा ब्राउजर क्या करता है, डीएनएस से कांटेक्ट करता है और उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस रिजॉल्व करता है और डायरेक्टली उस आईपी एड्रेस के थ्रू सर्वर तक पहुंचता है। जब रिक्वेस्ट वहां से रिटर्न आती है तो आईपी के थ्रू आती है, लेकिन हमें डिस्प्ले करता है होस्ट नेम। यानी कि मेन अगर देखा जाए तो डीएनएस इज नथिंग बट इट जस्ट अ नेटवर्किंग सर्विसेज व्हिच इज यूज्ड टू रिजॉल्व द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, वर्ल्ड वाइड डेटाबेसेस, दैट इज अ होस्ट नेम इनटू द आईपी एड्रेसेस एंड आईपी एड्रेस इनटू द होस्ट नेम। डीएनएस जो होता है ये 53 पोर्ट नंबर पे काम करता है। इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है डीएनएस का पोर्ट नंबर 53। ठीक है, व्हाट इज डीएनएस? सो डीएनएस इज नथिंग बट इट जस्ट अ नेटवर्किंग सर्विस व्हिच इज यूज्ड टू रिजॉल्व द होस्ट नेम इनटू द आईपी एड्रेसेस एंड आईपी एड्रेसेस इनटू द होस्ट नेम। ठीक है, सो सिंपल इसका थोड़ा थ्योरी पोर्शन हम लोग देखते थे कि एग्जैक्टली डीएनएस होता क्या है। जैसे देखो यहाँ पर कोई भी चीज अगर आप चाहिए होता है तो आप उसको सर्च करते हो होस्ट नेम के थ्रू। उसको सर्च करते हैं हम होस्ट नेम के थ्रू, और होस्ट नेम जो होता है डीएनएस उसका बताता है आईपी एड्रेसेस। सो वर्ल्ड वाइड डेटाबेसेस को रिजॉल्व करने के लिए हम डीएनएस का यूज करते हैं। अब जब डीएनएस नहीं था तो उस टाइम पे हम किस तरीके से इंटरनेट का यूज करते थे, तो उस टाइम पे हम होस्ट फाइल मैनेज करते थे। सी ड्राइव में आज भी होस्ट फाइल होती है। सी ड्राइव में जाइए, सिस्टम 32 में जाइए, और वहां पर प्रोग्राम फाइल में जाके सिस्टम 32 में जाइए, वहां पे ड्राइवर नाम का फाइल मिलेगा। ड्राइवर में ईटीसी मिलेगा और ईटीसी के अंदर में होस्ट फाइल मिलेगी आपको। उस होस्ट फाइल में जिस भी वेबसाइट को आपको ओपन करना है उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे और उसका होस्ट नेम लिखते थे। जितने आप इस होस्ट नेम एंड आईपी की नंबर की एंट्रीज हम लोग होस्ट फाइल में करते थे, उतनी ही वेबसाइट हमारा कंप्यूटर ओपन कर पाता था। अच्छा, कि अगर हमें वर्ल्ड का पूरा डेटाबेस अगर से हमें एक्सेस करना, तो फिर उसके बाद आया वीन सर्वर। लेकिन वीन सर्वर जो था वो बहुत हेवी था, तो उसको कन्वर्ट करके डीएनएस बनाएगा। और डीएनएस क्या करता है, ये ऑटो रिजोल्यूशन करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है कि अपडेट करता है एक दूसरे के साथ में। और इसीलिए आज अगर हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी है और उसका आईपी एड्रेस हमें नहीं पता, तो ये डीएनएस टू डीएनएस अपडेट होता है, उसको हम क्वेरीज करते हैं, इटरेटिव क्वेरी, रिकर्सिव क्वेरीज। और डीएनएस जो होता है ये नंबर ऑफ डेटाबेसेस को रिजॉल्व करता है। जैसे ए रिकॉर्ड हो गया, पीटीआर रिकॉर्ड हो गया, सोया रिकॉर्ड हो गया, एमएक्स रिकॉर्ड हो गया, है ना। ये सारे रिकॉर्ड जनरेट करते हैं। तो चलो बेसिक चीजें देखते हैं हमारे कि हमारा जो डीएनएस है वो एग्जैक्टली क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जब भी हम कंप्यूटर्स में जाते हैं और कंप्यूटर्स में हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो सिंपल हमने लिखा yahoo.com या zoom.com। तो सिंपल ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द आईपी एड्रेसेस ऑफ द zoom.com, या जो भी वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेसेस पूछेगा। किससे पूछेगा, डीएनएस सर्विस। अगर आपने कंप्यूटर में आईपी एड्रेसेस डाला है, सबनेट मास्क डाला है, डिफॉल्ट गेट पे डाला है, लेकिन डीएनएस डाला, तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डीएनएस ही एक ऐसा सर्वर है जो हमारे वेब सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और ये जो भी हमारे क्लाइंट मशीन्स होंगे, हमारे कंप्यूटर्स होंगे, हमारे पीसीज होंगे,
ये सारे के सारे डीएनएस के साथ ही हमारे वेबसाइट को रिजॉल्व करता है, उसके आईपी एड्रेसेस को रिजॉल्व करता है। सो सिंपल कि जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप में आप एक वेबसाइट को एक्सेस करते हो, सर्च करते हो, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि हमारे जो भी डीएनएस सर्वर होगा उससे पूछता है कि भाई व्हाट इज द आईपी एड्रेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर सर्वर। दैट डीएनएस क्या करता है, डीएनएस उस डेटाबेसेस का आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, उस डोमेन नेम का या डोमेन का या सर्वर का आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। और आईपी एड्रेसेस होने के बाद हमारा ये जो कंप्यूटर होता है, व्हाट इज द होस्ट नेम ऑफ ये आईपी एड्रेसेस। क्यों? क्योंकि डीएनएस क्या करता है, सेम यहाँ पे क्या किया उसने, होस्ट नेम टू आईपी, और यहाँ पे क्या किया, आईपी टू होस्ट नेम। यानी डीएनएस is a distributed databases or a service which is used to resolve the host name to IP addresses and IP addresses to host name। डीएनएस जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि भाई इसने क्या किया, नेटवर्क ओरेज डॉट कॉम, ये हमारा रिक्वेस्ट है, इसने किसको सेंड किया, डीएनएस को सेंड किया, और डीएनएस क्या किया, उसका आईपी एड्रेस उसको बताया, और उसके बाद में डीएनएस से रिजॉल्व जो होगा वो डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस पे आएगा, और ये सर्वर हमारा कौन सा है, नेटवर्क ओरेज डॉट कॉम। तो यहाँ पर हमारा डीएनएस सर्वर होता है जो पूरा का पूरा नेम रिजोल्यूशन का काम करता है वर्ल्ड वाइड। सिंपल सी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि डीएनएस domain naming system server is a computer that translate the domain name into the IP addresses, allowing user to access the website by typing in domain name instead of the IP addresses. Domain name system is a distributed database system for the managing host name and their associated internet protocol address like a www.amazon.com, और उसका जो IP address है 207.171.166.48। सो एग्जैक्टली इस तरीके से हमारे डेटाबेसेस को रिजॉल्व करना, दैट इज अ होस्ट नेम टू आईपी एंड आईपी टू होस्ट नेम, ये पूरे नेम को रिजॉल्व करने का काम जो होता है हमारा डीएनएस का होता है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड डेटाबेसेस को रिजॉल्व करता है। क्यों हमें डीएनएस चाहिए, व्हाई डीएनएस नेम सिस्टम? द रीजन इज दैट कि ह्यूमन बीइंग को नंबर याद रखना मुश्किल होता है, और फिर कितने नंबर याद रखोगे आप, लेकिन नाम हम याद रख सकते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल के लिए आप सबको एक दूसरे का नाम पता होगा लेकिन किसी का भी नंबर याद नहीं होगा, और हम चाहेंगे कि सबका नंबर याद रखे तो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, राइट। और यही रीजन होता है कि हमारा डीएनएस की हमें जरूरत है, ताकि हम इजीली किसी भी डोमेन को अगर से सर्च करना चाहे तो उसका आईपी एड्रेस हमारा डीएनएस सर्वर जो है वो हमें रिट्राइव करके दे। सो सिंपल, द डोमेन नेमिंग सिस्टम इज यूजुअली यूज्ड इन द ट्रांसलेट टू अ होस्ट नेम इनटू द आईपी एड्रेसेस। पहला। दूसरा, डोमेन नेम प्रेजेंट द हायरार्चिकल ऑफ दैट द नेम इज यूनिक एट इजी टू रिमेंबर। कि भाई नंबर याद रखने से बेस्ट है कि इजी पड़ेगा हमें नाम याद रखना, और हम चाहते हैं कि अगर से नेम याद रखा है तो कोई तो ऐसा आगे होना चाहिए जो हमें उसका नंबर बताए। सो डीएनएस सर्विस है जो हमारे नेम को नंबर में कन्वर्ट करके देता है। प्रोबेबिलिटी द वर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, कि चलो ठीक है, कितना आईपी एड्रेसेस याद रखोगे, कितना नंबर नाम याद रखोगे, लेकिन हमारे वर्ल्ड में तो इतना बड़ा डेटाबेस है ना जिसको रिमेम्बर करना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए, और इसीलिए हम डीएनएस का यूज करते हैं, क्योंकि डीएनएस क्या करता है, ये ऑटो रिजोल्यूशन करता है, राइट। दूसरा कि पर्पस मैपिंग ह्यूमन रीडेबल नेमिंग टू अदर इंफॉर्मेशन स्पेशली एड्रेस, है ना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को नंबर याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए वो नाम इजीली याद रख सकता है, और यही रीजन है कि उस चीज को मैप करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम डीएनएस सर्विस का यूज करते हैं। नाउ, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम एग्जाम एग्जैक्टली क्या होता है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम मतलब होता है कि फुल नेम ऑफ अ डोमेन कंट्रोलर। जैसे आपका नाम है, आपका नाम होगा, आपका पापा का नाम होगा, आपका सरनेम होगा, आपका गांव का नाम होगा, आपका महाराष्ट्र यानी कि स्टेट का नाम होगा, और आपका देश का, दैट इज इंडिया, ये आपका फुल नेम हो गया, पूरा एड्रेस। सेम चीजें हमारे डोमेन नाम भी फुल नेम होगा, जिसको हम कहते हैं FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, राइट। अगर हमारे डोमेन है, उसका नाम है IT.Pune.jetking.com, या फिर IT.Pune.cms.com, या फिर IT, या फिर कोई और डिफरेंट ले लीजिए आप, जैसे रिलायंस की अगर हम बात कर ले, रिलायंस मनी डॉट रिलायंस डॉट कॉम, या फिर उनका नागपुर में सर्वर है तो नागपुर रिलायंस मनी डॉट रिलायंस डॉट कॉम, ये उसका फुल नेम है। स्टार्ट टू नोड टू रूट, उसको बोलते हैं नोड टू रूट, यानी आपके नाम से लेके आपका पूरा सरनेम इन गाँव, ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक विद द सीक्वेंस। आपके नाम के बाद आपके पापा का ही नाम आएगा, दादाजी का नाम नहीं आएगा। सेम चीजें हमारा जो नेटवर्क होता है उस चीज का भी जो नेम रिजोल्यूशन होगा वो बाय सीक्वेंसेस आएगा। जैसे हमने बताया ना कि पहला क्या होगा,
तो हमारा रूट डोमेन, टॉप डोमेन लेवल डॉट कॉम वगैरह। उसके बाद में आता है हमारा रूट डोमेन, रूट के बाद आएगा हमारा चाइल्ड डोमेन, चाइल्ड के बाद आएगा हमारा ग्रैंड चाइल्ड डोमेन। तो पहला आएगा ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड डोमेन, पेरेंट डोमेन एंड डॉट कॉम। तो सीक्वेंस वाइज। सो इसीलिए जब भी हम किसी डोमेन का सीक्वेंस वाइज फुल नेम होता है, दैट इज कॉल्ड टू अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FUDN। ईच फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम इज अ नोड इन अ ट्री। जो भी ट्री आप बनाओगे, एग्जैक्टली फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, किसी एक सर्वर का नाम, दैट इज सीक्वेंसेस। ईच ब्रांच इन द ट्री हैज अ लेबल लाइक अ .com, .org, .gov, .in, है ना, .local। ये हमारे एक टॉप लेवल डोमेन्स कहते हैं हम लोग इसको, राइट। लेबल इज नो मोर देन द 64 बाइट के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजॉल्व नहीं होता। स्पेशली करेंटली जो हम लोग यूज करते हैं वो ASCII कोड में यूज करते हैं। एंड FUDN represented by the sequences of label from node to root, starting से लेके end तक with the sequences। जो नाम होता है fully qualified name, full name of a server, that is called to FUDN। just like example की protocol netlab.uk.edu, यानी हमारा प्रोटोकॉल क्या है, ये हमारा GCDC है। नेटलैब क्या है, ये हमारा CDC है। यूके क्या है, ये हमारा रूट है। और किस पर्पस डोमेन बनाया गया, एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि ईडीयू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो ये पूरा सीक्वेंसेस है कि भी प्रोटोकॉल का नाम का एक सर्वर है, वो किसके अंदर बना हुआ है, नेटलैब के अंदर बना हुआ है। नेटलैब किसके अंदर बना हुआ है, यूके के अंदर बना हुआ है। यूके किस चीज के लिए बना हुआ है, ईडीयू पर्पस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस चीज के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। तो दैट इज द फुल नेम, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो नेम होता है विद द सीक्वेंसेस, दैट इज कॉल्ड टू अ FUDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। लाइक अ टाइप्स ऑफ डोमेन, हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डोमेन, नॉट अ डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर हमने अलग पढ़ा है, दैट इज रूट, PDC, CDC, ADC, BDC, ये डोमेन कंट्रोलर्स है। और डोमेन टाइप्स कौन कौन से है, लाइक .com है, .edu है, .name है, .mil है, .net है, org है, जो .view है, दैट इज कॉल्ड टू अ डोमेन। ये हमारे टाइप्स ऑफ डोमेन्स है। इन सभी का एक मीनिंग होता है ना। टॉप लेवल डोमेन्स, ये हमारे टॉप लेवल डोमेन्स, राइट। जैसे एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिया हुआ है कि हमारा रूट, DNS का रूट सर्वर होता है, और इसके अंदर में हमारे सारे के सारे सर्वर्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर देखोगे तो .com है हमारे पास में, फिर .in है ना, उसके बाद में MIL है ना, ये तो हमारे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। उसके बाद में ये हमारे सेकेंडरी लेवल डोमेन्स होते हैं। लाइक इसमें देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग DNS। तो रूट लेवल डोमेन पहला होता है। रूट लेवल डोमेन में अगर देखोगे तो हमारा रूट होगा, और उसके अंदर टॉप लेवल डोमेन्स कौन से है, .net है, .edu है, .org है, .gov है, .com है, .mil है, .in। इन इसके नीचे आएगा सेकेंडरी लेवल DNS या डोमेन। उसके बाद में सब डोमेन्स ऑफ द, ये इसके नीचे का डोमेन होगा। तो इस तरीके से हमारे डोमेन की कैटेगरीज होती है। नॉर्मली अगर ये डोमेन्स लोगे तो काफी महंगे आते हैं, टॉप लेवल। उसके बाद में हमारे ये जो डोमेन्स हो, राइट। तो यहाँ पर हर एक चीज का एक मीनिंग होता है। अब कैसे होगा, टाइप्स ऑफ डोमेन, जैसे हमने यहाँ पे ये तो देखा कि भाई हमारे रूट लेवल डोमेन क्या है, टॉप लेवल डोमेन्स क्या है, .org है, .edu है ना। उसके अंडर में सेकेंडरी लेवल डोमेन्स होता है। उसके बाद में फिर आपके थर्ड लेवल, लेवल कम ज्यादा कम होते जाता है, नीचे 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 होते जाएगा। सेम चीजें अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो देखो, जेनरिक डोमेन्स है, कंट्री डोमेन्स है, वर्स डोमेन है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे .com कमर्शियल है, EDU है, MIL मिलिट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, .net देखोगे सिमिलर टू द कमर्शियल है ना। ऑल आर द जेनेरिक डोमेन्स, ये हमारे जेनेरिक डोमेन कहलाते हैं। हर एक चीज का मीनिंग है। कमर्शियल .com हमारे जितने भी ऐसे कंपनीज होते हैं जो पैसे, कंपनीज बिजनेस रन करते हैं, या .net हो गया, ये सब बिजनेस पैसों के लिए यूज किया जाता है। EDU एजुकेशनल है हमारे, जो भी हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी.org, पुणे यूनिवर्सिटी.org, ये हमारे ORG बेस्ड, सॉरी EDU बेस्ड होता है, एजुकेशन बेस्ड। MIL मिलिट्री, नॉन गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट अलग होता है, मिलिट्री अलग होता है। मिलिट्री के जितने भी आपके डोमेन्स होंगे वो .mil के होंगे। ORG नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी NGO होते हैं ना, जिसमें प्रॉफिट वाला काम नहीं होता है, वो हमारे ORG के अंदर आते हैं। .net और .com दोनों भी हम कमर्शियल पर्पज ही यूज करते हैं। कंट्री लेवल डोमेन अगर आप देखोगे तो .in है,
यूएस है, यूके है, जे जापान है, सी है, चाइना है। कंट्री के टू लेटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने बोलते हैं ना yahoo.com एंड yahoo.co.in। कभी आप याहू में अकाउंट बनाते हो तो आपका अकाउंट बनता है xyz@yahoo.com, और किसी किसी का बनता है xyz@yahoo.co.in। क्योंकि याहू के सर्वर एक नहीं है, ढेर सारे। जिस सर्वर से आप कनेक्ट होंगे उस सर्वर पे आपका ईमेल अकाउंट बनेगा। जिसका अकाउंट ऐसा बनाया ना yahoo.co.in, मतलब कि वो हमारे इंडिया के सर्वर से कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे याहू हमारा रूट सर्वर है, आपका को यानी कमर्शियल पर्पस है, और इन मतलब इंडिया पे रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक कंट्री में जब सर्वर बनाते हैं ना तो वो उनके कंट्री कोड को लेटर सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रू कंट्री कोड। दैट इज इंडिया के लिए IN, यूएस के लिए यूएस, यूके के लिए यूके, जापान के लिए जे, चाइना के लिए सी, स्टार्टिंग के टू लेटर्स बनाती है ना। ले सकते हैं ना, कोई भी डोमेन ले सकते हैं, लेकिन पैसा तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। अगर मैं बोला कि मेरे को एक xyz.com मुझे डोमेन लेना है तो पैसा ज्यादा लगेगा। वही चीजें ब्लॉक वगैरह में लोगे तो बहुत ही है। जैसे आपको बोलता है कौन सा godaddy.com, बोलता है आपको कि 100 रुपए में डोमेन दे देंगे। अरे ठीक है, 1000 रुपए में देंगे, 1000 रुपए में डोमेन देंगे, लेकिन वो कौन सा डोमेन देंगे आपको, बहुत ही लो वाला। डॉट कॉम जो होता है ना ये काफी, ये जो टॉप लेवल डोमेन्स होता है, ये एक तो जो नाम आप सर्च करोगे वो मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, तो आज तक के तुमने सिर्फ प्लॉटिंग का बिजनेस देखा होगा, फ्लैट का बिजनेस देखा होगा, भाई डोमेन नेम का भी बिजनेस होता है और बहुत महंगा होता है। सोचो कि अगर से मैंने jetking.com आज से 50 साल पहले खरीद लिया होता और इनको चाहिए तो मैं बोलता था कि भाई मैं 10 लाख रुपए में बेचूंगा। और अभी भी होता है, अभी भी बहुत सारे वेंडर होते हैं इसके। जैसे होता है ना, हमने टिकट्स देखा होगा कि भाई रेलवे के टिकट्स है, वेंडर लोग पहले ही खरीद लेते हैं और बाद में ब्लैक में बेचते हैं आपको। तो सेम चीजें, ये जो चीजें होती है ना ये उसमें भी होती है कि बहुत सारे वेंडर्स पूरे दुनिया में बैठे हुए हैं जो ये डोमेन खरीद लेते और फिर नेट पे इसको सेल करते कि भाई ये मेरे पास में डोमेन है, किसी को चाहिए तो आप ले लो। नाम चेंज कर सकते, तो इसका भी बिजनेस होता है और ये करोड़ों में होता है। ये वर्ल्ड वाइड का बिजनेस होता है, क्योंकि जो नाम आप सर्च करोगे ना आज तो बताएगा कि ये पहले से रजिस्टर्ड है, तो आपको मिलेगा नहीं। और अगर से वही नाम चाहिए, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि भाई कोई एक कंपनी है वो खरीद लिया है, तो भाई खरीदता क्या है, उसका नाम, उसका टैग, जो मिलेगा नहीं दोबारा। अगर आप बोलोगे कि मुझे यही नाम से बनाना है, तो जैसे होता है ना कोई चीज का हम पैटर्न करवाते हैं, तो वैसे ये भी पैटर्न है कि भाई आपका जो कंपनी है या आपने अपने नाम से क्या करके रखा है, असाइन करके रखा है, परचेस करके रखा हुआ है, तो किसी और को दुनिया में नहीं मिलेगा। अदरवाइज तुम्हारी वेबसाइट को अगर से एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट एक्सेस होगी ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए नाम कभी भी सेम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर टैगिंग का मिस्टेक है, सब कुछ होगा। तो इसी तरीके से कंट्री कोड्स भी होते हैं। अगर कंट्री लेवल पर डोमेन बनाते हैं तो आपको उसका फर्स्ट टू लेटर इंडिकेट करता है हमारे कंट्री कोड को। इन्वेंटरी डोमेन अगर आप देखोगे, वी वांट टू नो व्हाट इज द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट, है ना, जो आईपी एड्रेसेस जो डीएनएस में होता है, ये सारी चीजें आती है, राइट। तो इस तरीके से जो होगा, जो हमारे डोमेन्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे रूट लेवल डोमेन, जैसे ये डॉट कॉम है, डॉट है ना, ये हमारे जेनरिक डोमेन्स होते हैं। फिर ये जो कंट्री लेवल होते हैं और ये जो होता है ना आरपा वारपा जो बहुत ही मिलते हैं, ये इन्वेंट्री डोमेन्स होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये चीजें जो होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि भाई जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं उनके नाम किस तरीके से होंगे। जैसे डॉट कॉम है, तो डॉट कॉम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। एडू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। ओआरजी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। नेट बैकबोन ऑफ इंटरनेट, ये हमारा रिजर्व है। गवर्नमेंट के लिए नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट जो होगा उसका जीओवी होगा। एमआईएल मिलिट्री गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आरपा रिजर्व है डीएनएस के लिए। और एक्सएक्स टू लेटर कंट्री कोड्स लाइक सीए इन, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लेवल डोमेन्स आते हैं। तो ये हमारे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं कि हर एक डोमेन्स का जो नाम होता है वो एक पर्टिकुलर फील्ड को जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अंडरस्टैंडिंग डीएनएस जोन, एग्जैक्टली डीएनएस में कुछ जोन्स होते हैं। अब ये जोन क्या है, जोन इज नथिंग बट एडजस्ट डेटाबेसेस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनएस नहीं,
DNS data is divided into the manageable set of data called zone, क्योंकि इसके डेटाबेसेस को हम मैनेज करने के लिए इसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड बनाएंगे और उन फील्ड को हम कहते हैं जोन. ईच एंड ईच ऑफ दिस सेट इज अ स्पेसिफाइड जोन टाइप. पर्टिकुलर डीएनएस में डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाए गए. और जोन करते क्या है? जोन कंटेन नेम एंड आईपी एड्रेसेस इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर पार्ट ऑफ द डीएनएस डोमेन. जो भी डीएनएस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि भाई वो डीएनएस किस चीज के लिए, वो डोमेन किस चीज के लिए, उसका होस्ट नेम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये पूरा का पूरा डेटाबेसेस जो होता है ये हमारा डीएनएस रिजॉल्व करके रखता है. एंड दैट डिवाइडेड दैट डेटाबेसेस इज कॉल्ड टू अ जोन. बट इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करता है. कौन कौन से होंगे? दैट इज जोन. टाइप्स ऑफ जोन अगर पूछता है तो बताइए आप कि फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टेप जोन. टोटल 5 जोन होते हैं, बट मेन होते हैं दो. कौन से? फॉरवर्ड लुकअप जोन, reverse lookup zone. Forward lookup zone is responsible to resolve the hostname into the IP addresses, whereas the reverse lookup zone is just opposite of the forward lookup zone. It resolves IP to hostname. फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करता है? होस्टनेम टू आईपी. और रिवर्स क्या करता है? आईपी टू होस्टनेम, इनवर्स करता है. ठीक है. उसके बाद अगर देखोगे तो जब भी आप प्राइमरी फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाओगे या रिवर्स लुकअप जोन बनाओगे और आप सेकेंडरी बना रहे हो तो इसमें 3 जोन मिलेंगे. प्राइमरी पहला डीएनएस सर्वर, सेकेंडरी सेकेंडरी डीएनएस सर्वर. उसके जितने भी डीएनएस सर्वर बनाओगे सब सेकेंडरी बनेंगे. तो प्राइमरी हमारा रूट होता है पहला. सेकेंडरी अगर आपके पास में एक डीएनएस के साथ आप एक दूसरा डीएनएस बनाना चाहते हो, है ना, डेटाबेसेस को रिजॉल्व करने के लिए, बैकअप के लिए, तो फिर आप सेकेंडरी जोन आप क्रिएट कर सकते हो. थर्ड, नहीं सेकेंडरी सेम ही रहेगा. आपके पास में जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप एक रिलायंस जियो हो. रिलायंस जियो सोचता है कि भाई मेरे इतने सारे कस्टमर है तो मुझे एक डीएनएस सर्वर से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आएगी तो फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दो डीएनएस बनाऊंगा अपने ही इन्वायरमेंट में. तो आप बना सकते हो बैकअप के लिए उसी. हाँ उसी अंडर नहीं बनता, नेम सेम ही रहता है. ठीक है. लेकिन जो रिकॉर्ड्स होंगे वो दोनों भी सिंक्रोनाइज होंगे दोनों साइड पे. स्टब जोन जो होता है ये एग्जैक्टली हम बनाते नहीं है, ये हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना उसी चीज को ये रिजॉल्व करता है. तो जनरली हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स तो बनाते ही बनाते हैं, उसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम क्रिएट करते हैं. लेकिन नंबर ऑफ जोन देखा जाए तो मेन जो जोन होते हैं वो दो होंगे. वो कौन से होंगे? प्राइमरी फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन. अगर आप फॉरवर्ड लुकअप जोन या रिवर्स बनाते हो तो उसके अंदर में 3 सब जोन्स होते हैं. प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन. राइट. सो सिंपल ये आपको 5 जोन्स मिलेंगे. अब रिसोर्स रिकॉर्ड्स की भाई आप जो डीएनएस आप इंस्टॉल कर रहे हैं या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे होंगे, डेटा कैसे होंगे. तो डेटाबेसेस अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसे कॉमन डेटाबेसेस किस तरीके से आएगा. जैसे यहाँ पर देखिए ए रिकॉर्ड, होस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं. क्या रिजॉल्व करता है? होस्ट नेम टू आईपी. क्या रिजॉल्व किया? होस्ट नेम टू आईपी. दूसरा है ए. ये भी क्या करता है? होस्ट नेम टू आईपी वर्जन 6. आईपी वर्जन 6 को होस्ट नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है. और ए रिकॉर्ड आईपी वर्जन 4 को रिजॉल्व करता है. दूसरा सी नेम, कैनोनिकल नेम बोलते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं? अलायंस. जैसे होता है ना www.my.com, तो इसको शॉर्ट करेगा, क्या करेगा? my.com. क्योंकि हमारी वेबसाइट आप रन करते हो तो www लिखना पड़ता है, लेकिन आजकल लिखते हैं क्या हम? डायरेक्टली साइट डाल देते हैं. तो ये क्या करता है? सी नेम, कैनोनिकल नेम हम इसको कहते हैं. एमएच रिकॉर्ड, एक्सचेंज रिकॉर्ड जितने होते हैं, जैसे yahoo.com हो गया, gmail.com हो गया, hotmail.com हो गया, orkut.com, सॉरी outlook.com हो गया, rediffmail.com हो गया. ये क्या है? मेल सर्वर से एक्सचेंज सर्वर. तो जितने भी एक्सचेंज सर्वर होंगे, मेल सर्वर होंगे, उनके आगे में एमएक्स लिख के आता है, एक्सचेंज सर्वर. एनएस रिकॉर्ड ये नेम सर्वर को इंडिकेट करता है. नेम सर्वर इंडिकेट मतलब आपका डोमेन का नाम, डोमेन कंट्रोलर का नाम और डॉट कॉम. जैसे आपने ये बोला server1.root.com, यानी आपके कंप्यूटर का नाम, डोमेन का नाम और डॉट कॉम, ये दोनों को रिजॉल्व करता है, उसको बोलते हैं नेम, एनएस रिकॉर्ड. पीटीआर पॉइंटर रिकॉर्ड, जस्ट अपोजिट ऑफ ए रिकॉर्ड. ए रिकॉर्ड करता है होस्ट नेम टू आईपी और पीटीआर क्या करता है? आईपी टू होस्ट नेम. txt allow the admin to add the text informations. अगर कोई टेक्स्ट पॉलिसीज वगैरह आपको लगाना है तो वो आपको txt फाइल में मिलेगा. एसआरवी आप देखोगे तो आपका यहाँ पर भी पोर्ट नंबर के अनुसार में आपका इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा. सो या स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं,
तो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जो होता है, ये डोमेन का सीरियल, डोमेन एडमिन, ये सब चीजों का ईमेल एड्रेस वगैरह जो होता है, ऑथोराइज जोन जो होता है वो हमारा रिजॉल्व करके रखेगा। और CAA अगर आप देखोगे तो ये सर्टिफिकेशन जो होता है, जैसे होता है ना, आपने अगर से कोई वेबसाइट रन करी है ना, और आपके कंप्यूटर का कल का टाइम है, तो वेबसाइट कुछ कुछ ओपन ही नहीं होती, वो होता है सर्टिफिकेशन इश्यूज। क्योंकि करेंट डेट में ही सर्वर पे जो टाइम चल रहा है, डेट चल रहा है, वही आपके सिस्टम पे होना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेशन जो होगा वो ड्राइव करता है और आपकी वेबसाइट जो होगी वो ओपन होगी। तो ये पूरा रिजोल्यूशन करने का काम होता है, और दिस आर द रिसोर्स रिकॉर्ड जो DNS मैनेज करता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ DNS क्वेरी, कि भाई DNS क्वेरीज कौन कौन सी होगी। DNS क्वेरी आप देखोगे तो नॉन रिकर्सिव क्वेरीज है, रिकर्सिव क्वेरीज है, इटरेटिव क्वेरीज है। नॉन रिकर्सिव क्वेरीज क्या, द DNS सर्वर डायरेक्टली होल्ड एंड रिटर्न द आंसर फ्रॉम द रिक्वेस्ट होस्ट नेम। और रिकर्सिव क्वेरी क्या, द DNS सर्वर इनिशियलाइज टू द रिकर्सिव क्वेरी प्रोसेस टू द रिजॉल्वर एंड DNS नेम। एंड रिट्राइव क्वेरीज क्या, द DNS सर्वर आस्क अनदर सर्वर टू रिजॉल्व द रिक्वेस्ट नेम। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक चीज दिया हुआ है, जैसे कि ये रिजॉल्वर क्वेरीज है, इटरेटिव क्वेरीज है। जब हमारे पास में ये DNS है और DNS के पास ऑलरेडी डेटाबेसेस है, जैसे याहू का डेटाबेसेस हर एक DNS में मिलेगा, क्योंकि कॉमनली यूज होने वाली हमारी वेबसाइट है, जीमेल है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो जैसे ही हम लोग अपने लैपटॉप में डालेंगे youtube.com, तो हो सकता है कि ये वेबसाइट आपने पहले से ही अगर से ओपन करके की थी अपने लैपटॉप में, तो डायरेक्टली आपके लैपटॉप के कैच में, है ना, कैशे मेमोरी में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिस्टम क्या करता है, वहीं से इंफॉर्मेशन उठा लेता है कि yahoo.com का IP एड्रेस क्या है। सोचो कि हमने नहीं फॉर्म हम क्लीन कर दिया, हिस्ट्री विस्ट्री सब क्लीन कर दिया, रिजॉल्वर वगैरह, तो क्या होगा, जैसे आप yahoo.com डालेंगे तो आपका DNS क्या उसमें रिक्वेस्ट जाएगी, और DNS बताएगा कि yahoo.com का IP एड्रेस क्या है। तो जब DNS सर्वर और हमारे लोकल DNS क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसको हम कहते हैं रिकर्सिव क्वेरीज। उसको क्या कहते हैं, रिकर्सिव क्वेरीज। लेकिन DNS को भी नहीं पता। सोचो तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है जो बैंगलोर में बैठा है, और उसने आपको फोन किया रात के 11 बजे कि यार आज मैंने अपनी वेबसाइट कंपनी स्टार्ट की और उसकी वेबसाइट होस्ट किया, थोड़ा सा एक्सेस कर और मुझे बता कि वेबसाइट कैसे दिख रही है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, ताकि मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं। सोचो कि क्या ये वेबसाइट इससे पहले ओपन हुई है पूरी दुनिया में? नहीं। आपका बहुत क्लोज फ्रेंड, और उसने सबसे पहले आपको ही कॉल किया और बोला सबसे पहले तू ही ओपन करके दे, तू ही ओपन करके दे। इससे पहले किसी ने भी ओपन नहीं किया। तो किसी भी DNS के पास उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होगी क्या? नहीं होगी। तो अब कैसी होगी, जब आपका क्लाइंट आपको फोन किया गया, आपने अपने लैपटॉप ओपन किया, कंप्यूटर ओपन किया और आपने रिक्वेस्ट किया xyz.com, तो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे जो लोकल DNS होगा, लोकल DNS से ISP DNS, है ना। ISP DNS के पास जाने के बाद में जाएगा रूट लेवल डोमेन के पास में, और रूट से पूछोगे abcd.com का IP एड्रेस क्या है, वो बोलेगा मुझे नहीं मालूम। वो क्या बोलेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोलेगा हाँ मैं बता सकता हूँ कि कहाँ मिलेगा। तो बोलेगा कि एक काम करो, .com है ना, तो .com वाले सर्वर के पास चले जाइए, आप टॉप लेवल डोमेन के पास चले जाइए। फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी किसके पास में, ये वापस इसके पास गई, फिर वापस आई, तो ये DNS क्या करेगा, इसको भेज देगा। फिर इसने देखा तो ये बोलता है कि level.com सर्वर, बोला ये नहीं है मेरे पास में, ये सेकेंडरी लेवल है। तो इसने क्या किया, वापस किया और बोला कि कहाँ जाना पड़ेगा ये वेबसाइट ढूंढने के लिए, इसने इसका एड्रेस दे दिया। और फिर यहाँ से वापस DNS क्या जाएगा, और DNS इस रिजॉल्व का IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरी क्वेरीज, ये DNS टू DNS चल रहा है, जब तक कि इसको आंसर नहीं मिलेगा ये क्वेरी क्लाइंट तक नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली क्लाइंट को हमारे होस्ट नेम का IP एड्रेस जो होता है ये बताने का काम करता है हमारा DNS। और DNS अब जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन इसके पास चले गए, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर, अब ये क्या होगा कि ये सारे DNS इस सर्वर से अवेयर हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब ये फिर से अगर से इस वेबसाइट को ओपन करता है तो इतने दूर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इस सर्वर के पास जाएगा और यहीं से रिट्राइव हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। तो इस तरीके से DNS में दो तरीके की क्वेरीज आपको मिलेगी, रिकर्सिव क्वेरी एंड इटरेटिव क्वेरी। जब हमारा DHCP क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो क्वेरीज होती है वो होती है रिकर्सिव क्वेरी, और जब DNS टू DNS जो होता है उसको बोलते हैं इटरेटिव क्वेरी। क्लियर नाउ?
तो यहाँ तक कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको डीएनएस बताया कि डीएनएस एग्जैक्टली क्या है, उसका पोर्ट नंबर 53 है। इसमें डीएनएस का काम क्या होता है, जिसमें हमारे पास में जोन्स होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, कुछ क्वेरीज होती है, इटरेटिव क्वेरी, रिकर्सिव क्वेरी, डेटाबेसेस होता है, ए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, नंबर ऑफ डेटाबेसेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये 53 पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो चलो अब देखते हैं हम कि अगर डीएनएस का इंस्टॉलेशन अगर हमें करना है तो किस तरीके से हम डीएनएस का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहला डीएनएस सर्वर इंस्टॉलेशन करेंगे, और उसके बाद में मैं बैकअप डीएनएस सर्वर भी बताऊंगा, जिसमें दोनों लैब हम लोग करके देखेंगे वन बाय वन। राइट। तो चलो थ्योरी के लिए हम यही रुकते हैं और आगे में फिर हम देखते हैं कि हमारा डीएनएस सर्वर का लैब देखते हैं।